Bismillahirrahmanirrahim. Now this is for our 9th lecture of chemical bonding and now the most important of this chapter जिसका इम्तिहान में आना 100% है और ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल यानी हाइब्रिडाइजेशन की मदद से मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करना। यानी हम आपको एक मॉलिक्यूल का नाम या फॉर्मूला देंगे और आप अपने हाइब्रिडाइजेशन के या हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के आइडियाज़ को इस्तेमाल करके दो बातें बताएंगे, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या है और क्यों है। तो ये काम हमें 8 एग्जाम्पल्स के साथ किताब में मौजूद 8 एग्जाम्पल के साथ करना है और उसूली तौर पर तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 8 एग्जाम्पल्स हम कर लें तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि उन जैसे कम से कम जितने भी और मॉलिक्यूल्स हैं सबके शेप को आसानी से हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से समझा सकते हैं। यानी उसके बाद हमें अगर वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स किताब के अलावा वाले भी हैं तो हमें कर लेने चाहिए, लेकिन हमारे लिए एक सहूलत है बहरहाल कि वो ऐसा नहीं करते। अब हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए और हम वाकई इस काबिल भी हो जाएं कि और मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन कर सकें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम वाले उन 8 एग्जाम्पल्स में से ही पूछेंगे, उससे अलहदा नहीं पूछेंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है ये वही है जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी, यानी जिसकी एग्जाम्पल की मदद से हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और वो है शेप ऑफ मीथेन। तो अब शेप ऑफ मीथेन जो कि सिंपल ओवरलैपिंग वाले लॉजिक से हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, अब हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम इसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, अब ये जहन में रहे चूँकि मैंने आपसे कहा कि हम एक पर्टिकुलर लॉजिक इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, जो प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस और टाइप्स की सूरत में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उन्हें इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन की कोई अलहदा लॉजिक नहीं होगी, बल्कि एक ही लॉजिक से हम सबको हैंडल कर रहे हैं। तो एक तरह से ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम जो तरीका मीथेन में इस्तेमाल करेंगे वही रेस्ट ऑफ दी 7 में यूज़ किया जाएगा। तो अगर आप बात को समझ लेंगे तो इवन ये 8 भी याद नहीं करनी पड़ेंगे, सिर्फ समझने पड़ेंगे। सबकी एक्सप्लेनेशन का एक ही पैटर्न होगा और उसी पैटर्न पर मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, तो आपने एज इट इज़ इसी को फॉलो करना है। मैं फिर याद दिला दूँ, ये सारे लेक्चर्स जो हमने आपको लिख कर दिए हैं, अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, चाहे वो चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स का हो, चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम का हो, अब पोर्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने आखिरी वाला किया, और अब ये इसमें इस बात का ख्याल रखा है कि हर वो चीज़ जो नोट्स कहलाती है वो हमारे इस लेक्चर में हमने लिखी है। इसका मतलब है जो कुछ भी हमने लिखवाया है दे आर कंप्लीट नोट्स, आपको उसके बाद किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को इम्तिहान के लिए याद करेंगे। सो हेयर वी हैव मीथेन। तो हमेशा जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। इसका सेंट्रल एटम फिर कौन हो गया वो हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ तो वैसे भी बहुत आसान है, इट्स कार्बन, जिसका सिर्फ एक एटम मौजूद है। इसका एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6। अब आप इस 6 एटॉमिक नंबर की मदद से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 1s2 2s2 2p2। और आपको याद आएगा कि हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को लेबल किया था एज ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट की ख़ास बात ये थी कि जो लास्ट ऑर्बिट है वो है 2s2 2p2। 1s जो है वो तो फर्स्ट ऑर्बिट है। तो इस 2s2 2p2 को अगर हम अलहदा से बॉक्स की सूरत में ऑर्बिटल बनाएं तो 2s का एक ऑर्बिटल बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में है। 2p में हम सबको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो 3 डब्बे बनेंगे और चूँकि टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं तो एक हम px में बना देंगे फर्स्ट वाले में और एक सेकेंड वाले में बना देंगे। इस तरह ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन है। लेकिन हमें याद आएगा हमने ख़ास तौर पर ये बात कही थी कि जब कभी हम किसी मॉलिक्यूल में एक एटम को बताते हैं तो एटम अकेला हो तो ग्राउंड स्टेट होती है, किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा हो और एटम्स के साथ हो तो अपनी एक्साइटेड स्टेट को इस्तेमाल करता है। तो अब अगर यही कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड हालत में लिखी जाए तो मैंने आपको क्या ट्रिक कही थी, एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है,
बस फ़र्क तब आएगा अगर ग्राउंड स्टेट में हमें लास्ट ऑर्बिट में कोई ऑर्बिटल खाली नज़र आए तो हम ये कहेंगे कि s का इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक पेयर नहीं बनाएगा जब तक ये खाली ऑर्बिटल ना भर जाए। तो जैसा कि हमने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s विल शिफ्ट टू 2p ऑर्बिटल, तो 2s हो जाएगा 2s1 और 2p में 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल इन p, तो s का एक इलेक्ट्रॉन इस खाली p में चला गया। फ़र्ज़ कर लें p में पहले से 3 इलेक्ट्रॉन होते तब हम ऐसा नहीं करते, फिर ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट एक जैसी होती और वो केस भी आएगा। तो बहरहाल इसको देखते हुए फिर हमने कहा ओके अब लास्ट ऑर्बिट 2s1 2p3 है और अगर हम इसका बॉक्स मॉडल बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन s में आ गया 2s में, और अब p के जो 3 ऑर्बिटल थे तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिसाइड दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसका मतलब है जब भी हम आपके सामने किसी भी मॉलिक्यूल का शेप हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन करने के लिए कहें तो आपका पहला काम है कि आप उसके सेंट्रल एटम को पिक करें, उसकी एक्साइटेड हालत में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब आपको इस्तेमाल करनी है कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बातें जो आपने लास्ट लेक्चर में सबसे आखिर में कही थी। मैंने आपसे कहा था एक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में मौजूद सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं सिवाय उस ऑर्बिटल के जो खाली हो और जो पाई बॉन्ड बना रहा हो। तो अब इस वक्त मेरे पास कार्बन मौजूद है और इसका लास्ट ऑर्बिट मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए लास्ट ऑर्बिट में एक s और 3 p ऑर्बिटल हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब देयर इज़ नो एम्प्टी ऑर्बिटल। तो पहली शर्त तो यहाँ पर नहीं पूरी हो रही, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। अब सिर्फ ये कंफर्म करना है कि कोई पाई बॉन्ड तो नहीं बन रहा। ये कैसे पता चलता है कि कार्बन ने जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है तो वो सिग्मा है या पाई है? तो बहुत आसान है, पाई बॉन्ड है डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक हो गई बात। तो आपको सिर्फ ये देखने के लिए कि कितने पाई सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने बनाए हैं, सिर्फ आप ये चेक कीजिए कि फॉर्मूले में सेंट्रल एटम कार्बन के साथ कितने एटम्स लगे हुए हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सो जितने एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं डायरेक्टली वो उतने सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है। तो अब चूँकि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं इसका मतलब है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4। इसका मतलब है हर ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो अब कहीं भी पाई बॉन्ड बनने की लॉजिक ही नहीं है। फ़र्ज़ कर लें ऑर्बिटल होते 4 जैसे कि हैं और कार्बन के साथ 3 एटम्स लगे हुए होते। फ़र्ज़ कर लें कार्बन के साथ C, कार्बन के साथ कोई 3 चीज़ें लगी हुई होती, 4 ना होती, तो फिर आप कहते कि 3 एटम्स ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है और चौथा ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो पाई बॉन्ड का हिसाब इंशाल्लाह एग्जाम्पल के साथ भी आगे आएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ? चूँकि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट के तमाम ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल कि ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी हाइब्रिडाइज्ड एक्सेप्ट एम्प्टी ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल विद विच इज़ इंगेज इन पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ ना कोई खाली ऑर्बिटल है और ना ही कोई पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम ये बात यूँ लिख देंगे कि सिंस ऑल orbitals of carbon are involved in sigma bonding, they must be hybridized। तो अब जब दे मस्ट बी हाइब्रिडाइज तो फिर ये कितने हैं? एक s है और 3 p हैं। तो एक s और 3 p की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? डेफिनेशन अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ी हैं। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। और मैं फिर ये कह दूं जो बच्चे इसे सुनेंगे, ये है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 जो है उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक टाइप्स और कंडीशन बताई है, जिसका मैं बार बार हवाला दूंगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी है तो आपको फ़ौरन ये स्टॉप करके पहले वो सुननी चाहिए, क्योंकि वो पहले ये बाद में। अब ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। अभी जब तक आप इनिशियल बात नहीं समझेंगे तो ऐसी बात है आगे में आपको परेशानी होगी।
तो अब उसमें ये बात हमने आपसे कही कि हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स की होती है, जो इस बुनियाद पर है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहलाती है। और ये भी बताया कि ऐसी सूरत में ये ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहने की कोशिश में टेट्राहीड्रल शेप बनाएंगे, जिसका एंगल जो है 109.5 डिग्री होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी डेफिनेशन में थी और ये हमारा बात ख़त्म हो गई। मैंने आपसे कहा था इतना ही तो काम करना है। अब जब आपने वो टाइप्स पढ़ ली तो आपका काम सिर्फ ये है कि अपनी उस लॉजिक से बताइए कि आपके सामने जो मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की है, और जो भी हाइब्रिडाइजेशन उसने की है उसका शेप और एंगल आप यहाँ लिख दीजिए। बस आखिरी बात ये होगी कि हम एक रफ सा डायग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे। रफ सिर्फ इस टेट्राहीड्रल में ही कहलाएगा, वरना बाकी दोनों हाइब्रिडाइजेशन के शेप्स चूँकि प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो सकते हैं तो वहाँ तो हम चाहेंगे कि वो प्रॉपर ड्रॉ हो, लेकिन इसको इसलिए रफ कह रहे हैं कि हम 3 डायमेंशनल शेप एग्जैक्टली बना भी नहीं सकते। तो ये कार्बन बनाया और हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी शेप बनाएं जो टेट्राहीड्रल के करीब करीब हो, लगे कि हमने टेट्राहीड्रल शेप बनाने की कोशिश की है। और जैसा कि पहले भी कहा था, इसका एक तरीका ये होता है कि हम 3 ऑर्बिटल्स तो सामने दिखाते हैं, एक ऑर्बिटल ये दिखाने के लिए कि वो पीछे की तरफ है हम उसका आधा हिस्सा छुपा देते हैं। इससे ये तासुर डेवलप होता है जैसे वो बैक साइड पर है। तो अब ये सारे के सारे जो हैं ऑर्बिटल जो आपके सामने बने हुए हैं, इन सब के दरमियान एंगल 109.5 डिग्री है। कुछ में तो लग रहा है हमने जैसी डायग्राम बनाई है, लेकिन कुछ में तो लग रहा है कि जैसे कोई एंगल ही नहीं है, लेकिन वो इस वजह से जो यहाँ है कि ये बैक साइड पर है और ये भी उतनी ही दूर है जितनी बाकी हैं। तो ये सारे एंगल 109.5 के। अब इन चारों ऑर्बिटल्स के साथ हमारा हाइड्रोजन का एटम आकर ओवरलैप होगा, और हाइड्रोजन में चूँकि s ऑर्बिटल होता है इसलिए हम उसे स्फेरिकल बनाते हैं ऐसे। ये हाइड्रोजन के 4 एटम इन ऑर्बिटल्स के साथ लगे और ये टेट्राहीड्रल मीथेन बन गया। तो जैसा कि हमने कहा था, इस बात की अहमियत है बॉन्ड में कि जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ भी है, तो एक ऑर्बिटल कार्बन का है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है जो s है। तो इस तरह ये जो ओवरलैपिंग है ये कहलाएगी sp3 ओवरलैपिंग। तो अब इसमें जब आप लेबल करते हैं तो चूंकि हमने जहाँ लेबलिंग की वहाँ पहले sp3 आ रहा है, तो मैं इसे अगर sp3s लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको sp3s भी लिख सकते हैं और sp3 भी लिख सकते हैं, चारों ऑर्बिटल हो गए। और यही बात हम नीचे लिख दें कि 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा bonds are formed in methane by sp3s overlapping। तो अब आप गौर से देख लीजिए, पहली एग्जाम्पल थी, पहला स्ट्रक्चर था। जो कुछ इसमें किया है वही हम आगे तमाम शेप्स में करेंगे, एक ही रूल्स चलाएंगे और हर एक का चूँकि अलग अलग फार्मूला होगा इसलिए हमें हर दफ़ा अलग अलग रिज़ल्ट मिलेगा। तो क्या हिसाब किताब बना? सबसे पहले आपने ये देखा कि क्या फार्मूला है जिसका स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद फिर हमने उसका सेंट्रल एटम सेपरेट किया और सेंट्रल एटम सेपरेट करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड हालत में लिखकर ये पता लगाया कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं। पता चला 4 है, हमेशा 4 ही होंगे। बस आपको ये देखना होगा कि इस दफ़ा इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं था। अगर खाली होता हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं करते। और दूसरी बात आपने ये देखी कि सेंट्रल एटम के साथ टोटल कितने एटम्स अटैच हैं। जितने एटम अटैच होंगे ये उतने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे सिर्फ वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो आपको ये देखना है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ हैं और वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, वो यहाँ था ही नहीं। तो फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट की, उसका एंगल शेप बताया और डायग्राम ड्रॉ कर दी।
यही काम फिर से करूँगा नई एग्जाम्पल के साथ, आपको और पता लगेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, और फिर आपको एहसास होगा कि हम एक ही काम बार बार अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ रिपीट कर रहे हैं, तो याद करना या इसे जहन में बिठाना, इम्तिहान में लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारी दूसरी एग्जाम्पल है शेप ऑफ बोरॉन फ्लोराइड BF3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने हेडिंग में भी लिख दिया। अब हम बात वहीं से शुरू करेंगे कि बोरॉन फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है BF3, और इस हिसाब से इसका सेंट्रल एटम होना चाहिए, फ्लोरीन के 3 एटम हैं, बोरॉन का एक ही है, तो फिर बोरॉन को होना चाहिए। और फिर हम वही बात लिखेंगे एक छोटी सी, ये हमने इधर ये बात लिखी नहीं, अगर आप चाहें तो ये जुमला यहाँ भी लिखेंगे इस तरफ सेकेंड लाइन के बाद कि शेप ऑफ मीथेन कैन बी explained by hybridization in carbon। बात मैंने ज़बानी कही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा लिख भी दिया जाए, क्योंकि हमारे पेपर में ज़रा इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि कितने अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन की है, तो आप हर दफ़ा फॉर्मूला उसका सेंट्रल एटम बताएं और उसके बाद बता दें कि हमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि इस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन से हम अपने मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर यही सेम जुमला हम यहाँ भी लिखते हैं कि शेप ऑफ बोरॉन फ्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन। तो अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चले कि उसने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। हमने कहा आइए फिर उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन ये है 5, कार्बन का 6 था, इसका 5 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। और फिर बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ भी कहिए कि इसका लास्ट ऑर्बिट है 2s2 2p1, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जहाँ 3 ऑर्बिटल होते हैं सिर्फ पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब यहाँ 2 p ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है और हमने आपसे कहा था कि आप हाइब्रिडाइजेशन का फैसला एक्साइटेड स्टेट से करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, मैंने आपसे कहा था एक्साइटेड स्टेट में ये होगा कि s भी पेयर नहीं बनाएगा, तो ये जो 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक p में जाएगा, तो अब 2s2 की जगह हो जाएगा 2s1 और 2p2, यानी s का एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया, तो एक चला गया ना, और वहाँ तो 2 ऑर्बिटल खाली हैं। इसका मतलब है इवन इस एक्साइटेशन के बावजूद जो लास्ट ऑर्बिट हमारे सामने है बोरॉन का, उसमें अब s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है 2s में, और 2p में जो 3 ऑर्बिटल हैं px py pz, उसमें से 2 में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक अभी भी खाली है। दैट इज़ द सिचुएशन विच वी नीड। ये है एक्साइटेड हालत। तो अब आपने खुद देख लिया हर एलिमेंट में एक जैसी सूरत हाल नहीं आएगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, जब उसकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई थी तो उसके लास्ट ऑर्बिट में s और p तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था। और बोरॉन में आपको नज़र आ रहा है कि एक्साइटेड के बावजूद भी चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, एक ऑर्बिटल अभी भी खाली है। तो एक बात तय हो गई कि बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में होते तो उसी तरह 4 ऑर्बिटल हैं जैसे कार्बन में है, यानी 1 s और 3 p, मगर उसमें से एक्साइटेड हालत में भी एक p खाली रहता है। अब जो p खाली रहता है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। इसका मतलब है इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो। तो फिर हाइब्रिडाइज्ड कौन से ऑर्बिटल होंगे,
जो फ़िलहाल जिन पर आपकी उम्मीदें हैं वो ये 3 हैं। इसका मतलब आप कह रहे हैं 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। चौथा इसलिए नहीं होगा कि वो तो खाली है, खाली को तो हमने पहले ही मना कर दिया। अब सिर्फ ये चेक करना है कि अब वो जो 3 बचे हैं उनमें से अगर कोई पाई बॉन्ड बना रहा होगा तो उसको भी हटाना पड़ेगा। और उसका हिसाब लगाने का क्या तरीका बताया था कि आप चेक करें बोरॉन जो सेंट्रल एटम है उसके साथ कितने एटम लगे हुए हैं, उनका 3। इसका मतलब है 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेंगे। तो वो 3 ही ऑर्बिटल हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो जब 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp2। तो इसका मतलब है आप यहाँ ये बात कोट करेंगे फ़ौरन कि इधर एक फ्लोरीन आएगा, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक, तो एक s और 2 p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। खाली ऑर्बिटल माइनस कर दिया जाए तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 1 s and 2 p orbitals are involved in hybridization, therefore nature of hybridization sp2। और इसका शेप हमने आपको डेफिनेशन लिखाते वक्त बताया था, प्लेनर ट्राइगोनल, और इसका एंगल 120 डिग्री। ठीक हो गई बात। और ये हमने आपसे ये भी कहा था कि इसका शेप बनाना एग्जैक्ट पॉसिबल है, यानी उसके लिए हमें कोई टेढ़ापन नहीं करना है। तो क्या किस तरह बनेगा शेप, हमने कहा ये देखिए ये है बोरॉन, और अब बोरॉन के साथ पंखे के 3 परों की तरह आप इस तरह से शो कर सकते हैं, और ये 120 का एंगल होगा। और फिर इसमें मैंने भी आपसे कहा था साइड लूप्स भी दिखा सकते हैं। तो इस ऑर्बिटल की साइड लूप इधर आ जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी, और इसकी इधर आ जाएगी, तो ऐसे भी बन जाएगा। अब इसके साथ कौन लगेगा, फ्लोरीन। तो बस आपने एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है, हाइड्रोजन वो वाहिद एटम है जिसका s ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट सेंट्रल एटम के साथ लगा हो उसका p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अगर ये बात आप याद रखें तो आपको समझ आ जाएगी फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल के साथ इससे बॉन्डिंग करेगा। तो हमें p ऑर्बिटल तो ऐसे बनाना होता है, तो ये ज़रा नए स्टाइल का पाक फैन बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन लगेंगे उनको p ऑर्बिटल की तरह बनाएंगे आप। और इधर थोड़ा सा मुझे छोटा बनाना पड़ेगा ताकि मेरी ऊपर की बातों के साथ ओवरलैप ना हो। तो ये है जो आपका बोरॉन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। सिंपल लाइन मॉडल अगर बना दें आप इसका तो वो यूँ है कि आप 3 बॉन्ड शो कीजिए और फ्लोरीन को इस तरह से बनाइए कि वो तीनों साफ नज़र आए कि दे आर एट 120 डिग्री एंगल फ्रॉम ईच अदर। ये सारे के सारे 120 के एंगल पर हैं। लेकिन जब आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये ऑर्बिटल्स के साथ इस तरह डायग्राम बनानी होगी, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, इसमें अब जो ओवरलैपिंग हो रही है, बोरॉन की तरफ से कौन सा ऑर्बिटल था, वो है sp2, और फ्लोरीन की तरफ से कौन सा है, p। तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी sp2p ओवरलैपिंग। और यहाँ भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पहले p लिख दे और बाद में sp2 लिख दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो sp2p कहूँ या psp2 कहूँ, एक ही बात है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये मैंने तीनों जगह इसकी लेबलिंग कर दी। और आखिरी जुमला आपने लिख दिया कि 3 बोरॉन फ्लोरीन सिग्मा bonds are formed in BF3 molecule by sp2p overlapping। तो एक एग्जाम्पल ऐसे मॉलिक्यूल की हो गई जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, एक ऐसे मॉलिक्यूल की हो गई जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है।
तो अब हम खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी तीसरी एग्जाम्पल फिर आखिरी वाले टाइप की होनी चाहिए बहरहाल। तो अब है शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। अब तीसरी दफ़ा हम वही सब कुछ करेंगे जो हम 2 दफ़ा इससे पहले कर चुके हैं, यानी इस कंपाउंड देखने के बाद आपका पहला काम है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना, वो वैसे भी गिवन है। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं इम्तिहान में कि बाज़ औक़ात फार्मूले की जगह सिर्फ नाम लिख देते हैं, तो अगर किसी बच्चे ने इस बात की एहतियात नहीं की उसे बेरिलियम क्लोराइड का फार्मूला भी याद है तो वो खामखा में परेशान होगा। तो ये जहन में रहे, कभी कभी फार्मूला साथ गिवन होता है VeCl, नाम की तो आपको ज़रूरत ही नहीं ना, वो लिख दें VeCl2 का स्ट्रक्चर बताइए, आपके लिए काफ़ी है। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं देते फार्मूला, तो इसलिए हमें फार्मूले याद भी हों। हमें पता हो मीथेन का मतलब है CH4, बोरॉन फ्लोराइड का मतलब है BF3, बेरिलियम क्लोराइड का मतलब है BeSCl2। अब यहाँ कौन होगा सेंट्रल एटम? मेरे ख्याल में ये काम अब आपके लिए आसान है कि क्लोरीन के 2 एटम हैं और बेरिलियम का 1, तो फिर बेरिलियम होगा हमारा सेंट्रल एटम। अब वो जुमला जो हम 2 दफ़ा लिख चुके हैं यहाँ भी लिख देंगे कि शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड कैन बी explained in terms of hybridization in beryllium. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम ये है 4। बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक काम हो गया। कार्बन का 6 था, बोरॉन का 5 था, बेरिलियम का 4 है, एक और कम हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या नतीजा निकला कि जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है 1s2 2s2, जिसे आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि अब इसका लास्ट ऑर्बिट में तो सिर्फ 2s है, p तो है ही नहीं, मतलब है तो खाली पड़ा हुआ है। तो हम इसकी लास्ट ऑर्बिट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन 2s2 में है और 2p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल है मगर वो खाली पड़े हैं। तो अब जब इसकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन की बारी आएगी तो आप एक इलेक्ट्रॉन s का p में डाल देंगे तो 2s2 बन जाएगा 2s1, और 2p जो अभी तक कुछ भी नहीं था वो हो गया 2p1। ये हो गई एक्साइटेड। तो अब इस एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट ऑर्बिट की सूरत हाल क्या है कि 2s में अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया है और 2p जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं उसमें एक में इलेक्ट्रॉन है, बाकी दोनों खाली हैं। इस तरह कार्बन की जब कॉन्फ़िगरेशन हमने एक्साइटेड हालत में लिखी थी तो उसके सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था, कोई खाली नहीं था। जब हमने बोरॉन में लिखी थी तो एक ऑर्बिटल खाली था, और अब जब हमने बेरिलियम में लिखी है तो एक्साइटेड में उसके 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, और हमें पता है खाली ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कितने ऑर्बिटल बचे? 2। और बेरिलियम के साथ कितने एटम लगे हुए हैं उसके फॉर्मूले में वो भी नज़र आ रहा है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये दोनों ऑर्बिटल डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो अब आपने कह दिया सिंस 1s and 1p orbital are involved in sigma bonding, they must be hybridized. Therefore, nature of hybridization sp shape linear और एंगल 180।
तो अब ये शेप ऐसे बनेगा कि आप बेरिलियम के साथ 2 ऑर्बिटल शो करेंगे हाइब्रिडाइज्ड, उनकी छोटी और बड़ी दोनों लूप्स के साथ। ये स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर बेरिलियम का, जिसके साथ क्लोरीन लगेगा, और क्लोरीन एज यूजुअल मैंने कहा था सिवाय हाइड्रोजन के बाकी सबके p ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए क्लोरीन को भी हम ऐसे बनाएंगे कि उसका p ऑर्बिटल है। तो ये पूरा लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, जिस 180 डिग्री का एंगल का तस्करा है वो ये है। सो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी क्लोरीन का p और बेरिलियम का sp ऑर्बिटल, तो p-sp ओवरलैपिंग। और इधर से लिखेंगे तो आप कह सकते हैं sp-p ओवरलैपिंग। सो 2 बेरिलियम क्लोरीन सिग्मा bonds are present in BeCl2 due to sp2p overlapping। अब ये आपने देखा कि मैंने आपके सामने 3 बेसिक मॉलिक्यूल्स और आसान तरीन मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन किए, जिसमें मामला इतना सिंपल था कि एटॉमिक नंबर के बाद अब आपको अंदाज़ा होगा, खुद ही अंदाज़ा हो रहा था कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में एक्साइटेड हालत में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, बोरॉन में 1 खाली है, बेरिलियम में 2। इस हिसाब से कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, बोरॉन ने sp2 और बेरिलियम ने sp। हाँ, इसमें अभी तक पाई बॉन्ड वाला मामला नहीं आया, सिर्फ आपने इसी बेस पर ही फैसला कर लिया कि किसके कितने ऑर्बिटल खाली हैं। इसका मतलब है अभी बेसिक बात हुई है, सारी बातें नहीं हुई हैं। तो एक sp3, एक sp2 और एक sp, तीनों की एक एक लीडिंग एग्जाम्पल हमने कर दी। लेकिन ये ठीक है कि हमारे सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन की यही 3 टाइप्स हैं, sp3, sp2 और sp, लेकिन इसके अंदर कुछ और छोटी छोटी सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जिसका थोड़ा सा अंदाज़ा अब हमें अपने चौथे स्ट्रक्चर से होगा। और उसके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, चूँकि मेरे सिलेबस में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें टोटल 5 एटम सेंटर एटम के तौर पर आएंगे। तो चूँकि हमारे यहाँ पेपर में ऐसा बहुत होता है कि वो उनके एटॉमिक नंबर नहीं बताते। देखिए जो न्यूमेरिकल्स है ना हमारे, उसमें हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है, वो तो हम देते हैं लास्ट मंथ, वो नहीं मना होता। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स का शेप बताने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत है, चूँकि गिनती के 5 एलिमेंट हैं, इसलिए पेपर वाले अमूमन ये कहते हैं कि बच्चों को ये याद होने चाहिए। तो 3 का आप चेहरा देख चुके हैं, 2 अब अभी आएंगे, तो मैं सब यहाँ पर लिख दूँ। कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, बेरिलियम का 4 है, लेकिन पहले बोरॉन का 5 और बेरिलियम का 4। ये 3 आ चुके हैं, और जो अब आने वाले हैं उसमें है नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। ये 5 कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं के मॉलिक्यूल्स हमारे सिलेबस में, और इन्हीं की हाइब्रिडाइजेशन पर हम बार बार आपसे बात करेंगे। सो लेट अस नाउ हैव द 4th एग्जाम्पल, और ये चौथी एग्जाम्पल है शेप ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहला काम हम उसी तरीके से चलेंगे और कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH3, और अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 है तो फिर आप खुद समझते हैं कि इसका सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन, सेंट्रल को सही लिख दिया जाए, ठीक है। तो अब चूँकि नाइट्रोजन, तो अब आप यहाँ भी वही जुमला कह सकते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ hybridization in नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी भी हमने आपसे कहा, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s2 2s2 2p3, हम इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और इसका लास्ट ऑर्बिट बनता है 2s2 2p3, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और जब 2p3 का है तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके तो ग्राउंड स्टेट में सर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो अब अगर मैं एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, s का एक इलेक्ट्रॉन p में देता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि p में कोई ऑर्बिटल खाली हो, या तो कोई खाली नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि चूँकि यहाँ कोई ऑर्बिटल पहले से खाली नहीं है, इसलिए ये वो एलिमेंट है जिसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। यही इसकी ग्राउंड स्टेट है और यही इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो आपको अलग से कोई एक्साइटेड स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन p में छलांग नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो s का पेयर ख़त्म होगा और p में पेयर बन जाएगा। इसलिए यही ग्राउंड, यही एक्साइटेड। तो हम आम तौर पर ये कहते हैं कि फिर यहाँ एक्साइटेड या ग्राउंड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम, इन 3 एलिमेंट्स में ऐसा है कि आप ग्राउंड और एक्साइटेड अलग अलग लिखते हैं, लेकिन अभी जो नाइट्रोजन है और इसके बाद जो ऑक्सीजन वाला केस आएगा, इन दोनों में आपको एक्साइटेड और ग्राउंड में फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं। जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वही एक्साइटेड है, वही ग्राउंड स्टेट है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऑर्बिटल खाली नज़र आ रहा है? हमने कहा नहीं सर, बल्कि s तो पहले से ही भरा हुआ है, उसमें पेयर है, और p में 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के फॉर्मूले में भी दिखाई दे रहा है कि उसमें 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये तीनों इन 3 ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब एक अजीब सूरत आ गई, सिग्मा बॉन्ड 3 बन रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 एटम हैं। तो अब जो बच्चा अब तक बात को नहीं समझा वो क्या सोचेगा कि सर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहेंगे होल्ड ऑन, अब वो जुमला याद कीजिए, फिर से कह रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में सबसे आखिरी बात लिखी थी, कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें कहा था कि एक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं सब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, सिवाय कौन नहीं लेगा? नंबर 1 जो खाली होगा। क्या यहाँ कोई ऑर्बिटल खाली है? उनका नहीं। नंबर 2 जो पाई बॉन्ड बना रहा होगा। यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए और तीनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड तो कोई भी नहीं बना रहा। हमने कहा सर ऐसा ठीक है, ना यहाँ कोई खाली ऑर्बिटल है, ना यहाँ कोई पाई बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ एक ऐसा ऑर्बिटल है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। इसकी परेशानी है कि ये जो s है इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये बॉन्ड भी नहीं बना रहा। जब बॉन्ड ही नहीं बना रहा तो काहे का सिग्मा और काहे का पाई? आपने तो हमसे कहा जो पाई बॉन्ड बनाए उसको हटा देना, लेकिन ये तो बताया ही नहीं जो बॉन्ड ही ना बनाए उसका क्या करें। वो खाली भी नहीं है क्योंकि इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और ये बॉन्ड भी नहीं बना रहा, तो ये कहलाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन है, खाली नहीं है, लेकिन वो नॉन बॉन्डिंग है, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि चारों ऑर्बिटल्स में एक में लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और 3 में सिग्मा बॉन्ड है। और चूंकि हमने तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो अब बताइए क्या होगा। हमने कहा क्यों नहीं, साफ साफ तो लिखा है हर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा, बशर्ते कि खाली ना हो और पाई बॉन्ड ना बना रहा। तो इसका मतलब है अगर कोई ऑर्बिटल पहले से भरा हुआ है, उसमें लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। वो अपने पास एटम्स को आने से रोकेगा, कहेगा मैं तो पहले से पेयर हूँ इसलिए मुझसे कोई बॉन्ड बनाने ना आए। तो जो बॉन्ड एटम उसके करीब आएगा उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन इसके भी इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्जन से इसका शेप भी चेंज होगा। इसका मतलब है सिर्फ खाली ऑर्बिटल और सिर्फ पाई बॉन्ड बनाने वाले को आप हाइब्रिडाइजेशन से बाहर करेंगे, लेकिन वो ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो या वो ऑर्बिटल जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन का पेयर हो और वो बॉन्ड ना बना रहा हो, वो सब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। इस तरह इसमें सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, तीनों p और एक s। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp3। और आप यहाँ लिखेंगे सिंस all orbitals are involved in hybridization, therefore
नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। हमने कहा सर समझ नहीं आ रही ये क्या बात हुई। अब देखिए ना, वो जो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें चारों ऑर्बिटल्स थे, चारों बॉन्डिंग कर रहे थे। आपने उनको कहा sp3, अभी आप 3 बॉन्डिंग कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहा, आपने इसको भी कह दिया sp3। तो मैंने कहा इसलिए कहा क्योंकि मेरी लॉजिक के मुताबिक सिर्फ खाली ऑर्बिटल्स और पाई ऑर्बिटल्स वाले, पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन से निकाला जाएगा, बाकी सबको रखा जाएगा। हाँ, जो उलझन बच्चे को हो रही है उसका जवाब है मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि अमोनिया की sp3 हाइब्रिडाइजेशन और मीथेन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल एक जैसी है, नहीं। ये कैटेगरी एक जैसी है लेकिन उसके अंदर 2 अलग अलग क्लासेस हैं। क्योंकि जब हमने मीथेन में आपसे बात की थी, अभी ही की है तो उसको निकाल लेता हूँ आपके सामने, ये रहा। उस मीथेन में कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल थे और वो चारों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे थे। इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और इसमें चारों के चारों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे थे। और अब जो मीथेन अमोनिया है उसमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, एक बॉन्डिंग नहीं करेगा, 3 बॉन्डिंग करेंगे। तो हम इस बात को यूं बताते हैं कि ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 बॉन्ड्स, यूं कह लीजिए विद 4 बॉन्ड पेयर्स। और जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो अब यहाँ एक कैटेगरी बना दी हमने, बताया कि अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 3 बॉन्ड्स हैं, जिसको आप कहते हैं बॉन्ड पेयर हैं, और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो वो कहलाएगा लोन पेयर। जबकि अगर हम वापस चलें मीथेन पर, तो हमने यहाँ नहीं लिखा और ज़रूरत भी नहीं थी, आप चाहें तो लिखें चाहें तो ना लिखें क्योंकि इसमें तो सारी बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन अब इस बात का कनेक्ट करने के लिए कि अमोनिया में जो बात लिखी है, तो हम यहाँ भी ये कह सकते थे कि यहाँ बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है। तो इस तरह शेप बना टेट्राहीड्रल, क्योंकि 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, चारों ने बॉन्ड बनाया, चारों बिल्कुल एक जैसे हैं, चारों के दरमियान 109.5 डिग्री का एंगल, टेट्राहीड्रल शेप। लेकिन अब की दफ़ा ये नहीं है, अब की दफ़ा आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर। तो आप ये नहीं कह सकते चारों एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है। तो जब 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, तो ये चारों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रह सकते। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी इनका शेप टेट्राहीड्रल नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये जो लोन पेयर है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अपने हैं, जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है उसमें सेंट्रल एटम ने हाइड्रोजन के साथ या दूसरे एटम के साथ शेयरिंग की हुई है। इसलिए लोन पेयर चूँकि पूरे का पूरा सेंट्रल एटम का अपना है, तो सेंट्रल एटम उसको ज़रा ज़्यादा जगह देता है। नतीजा ये है कि ये लोन पेयर एटम के पास ज़्यादा जगह लेगा और ये एक तरह से ज़्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर्स को, और बॉन्ड पेयर एक दूसरे से करीब हो जाएंगे। पहले किस डिस्टेंस पे थे नॉर्मल मीथेन में? 109.5। लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर एक दूसरे के थोड़े करीब हो जाते हैं और उनके एंगल में 2.5 की कमी हो जाती है। तो द लोन पेयर अफेक्ट इज 2.5 डिग्री। तो अब एंगल कितना हो जाएगा? अब एंगल 109.5 से कम होकर 107 हो जाएगा, 2.5 कम हो जाएगा। तो एंगल रिड्यूसेस टू 107 और शेप जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा महंगा हो गया, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया भाई। तो उस शेप को हम कहते हैं अब टेट्राहीड्रल नहीं रहा, क्योंकि एंगल्स में थोड़ी कमी हुई है, बीच में एक लोन पेयर ने आकर प्रॉब्लम कर दी है। तो अब ये शेप कहलाता है पिरामिडल शेप। ये जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट में फ़िरौनों के मज़ार, वो उनके नाम से ही बना है लफ्ज़ पिरामिडल शेप। तो ये टेट्राहीड्रल नहीं है, पिरामिड है, और इसका एंगल जो है वो लोन पेयर की वजह से रिड्यूस होकर 107 डिग्री हो गया है। तो ये एक नई बात हो गई छोटी सी। अब शेप कैसे बनेगा? शेप ऐसे बनेगा कि ये नाइट्रोजन है, आप इसके आगे 3 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे यूं। ये नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जिनके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की है, और इनके एंगल्स जो हैं 107 हो गए हैं।
ठीक है। अब वो लोन पेयर कहाँ गया, जैसे सारी पसौड़ी डाली है, वो ये है, वो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे दो आंखें बना दें कि भाई ये है लोन पेयर, और इसका ऑर्बिटल चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा जगह घेर रहा है तो थोड़ा सा ऐसे मोटा करके बनाएंगे, इसने थोड़ी जगह ज़्यादा घेर के इन तीनों को करीब करीब करके 160 डिग्री पे कर दिया। ये पिरामिडल शेप है जो अमोनिया का हम बनाते हैं। इस तरह आपको एहसास हुआ सर कितनी चीटिंग करी आप लोगों ने। कहा 3 टाइप्स हैं, लेकिन ये तो चौथी हो गई। हमने कहा बिल्कुल सही, टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की 3 है, sp3 sp2 sp, लेकिन sp3 के अंदर 2 क्लासेस हो गई। sp3 का मतलब है 4 ऑर्बिटल्स, अगर वो चारों बॉन्ड बनाएंगे तो टेट्राहीड्रल शेप, 3 बनाएंगे एक लोन पेयर होगा तो फिर वो पिरामिडल शेप कहलाएगा जिसका एंगल 107 होगा। अब ये जो 3 बॉन्ड बने हैं इसमें ओवरलैपिंग कौन सी है, नाइट्रोजन का sp3 ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का s है, तो आप इसे sp3s ओवरलैपिंग या ssp3 ओवरलैपिंग कहेंगे। और आखिरी जुमला आएगा कि 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा bonds are formed in ammonia due to sp3s overlapping। अब बिल्कुल इसी तरह हमारी आखिरी तो नहीं, खैर 5वीं एग्जाम्पल है, और वो 5वीं एग्जाम्पल है शेप ऑफ वाटर, विच इज़ वी ऑल नो, मेरे ख्याल में इसके तो फॉर्मूले में किसी को टेंशन नहीं है, शेप ऑफ वाटर। सो इसको भी उसी तरह फॉलो करते हैं। सबसे पहले द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, H2O, और अब सिंगल एटम जो है वो ऑक्सीजन ही का है, इसलिए वो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम इज़ O, और हम वही बात लिखेंगे कि शेप ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ hybridization in oxygen। So एज़ यूजुअल बातें लिखी गई, और अब जैसा कि 4 दफ़ा कर चुके हैं, अब सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर ख़ास तौर पर आपको अलग से बता दिया, इट्स 8 नाउ। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी it's 1s2 2s2 2p4। अब लास्ट ऑर्बिट जो है वो 2s2 2p4, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p के 3 ऑर्बिटल्स में से 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह हैं कि एक ऑर्बिटल में पेयर और बाकी दोनों में सिंगल। तो अब ये तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तो माशाल्लाह भरा भरा सा ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल तो कोई है ही नहीं। तो इसमें भी वही बात होगी कि आप एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि आप तो एक्साइटेड के लिए कहते थे कि एस का इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा और ऐसे पी में जो खाली ऑर्बिटल हो। यहाँ खाली तो क्या है, यहाँ तो एक पी ऑर्बिटल पूरा भी भरा हुआ है। इसका मतलब है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो 2 एलिमेंट हैं जिनकी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन चूँकि सेम है, इसलिए हमें ख़ास तौर पर ग्राउंड लिखने की और फिर उसके बाद एक्साइटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी है। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, और अकॉर्डिंग टू द रूल जब कोई ऑर्बिटल खाली ना हो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1s और 3p यानी सब के सब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चलेंगे, बस पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो भाई पाई बॉन्ड कैसे होगा, यहाँ तो 2 ऑर्बिटल पहले से भरे हुए हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर, और 2 में बॉन्डिंग करने की सलाहियत, इसकी वैलेंसी 2 है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब है एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा, एक इसके साथ, तो कोई पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है। 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर हैं। इसका मतलब है ये एक और कंडीशन हो गई, वो हो ये क्या हो रहा है भाई, बात ये है कि हाइब्रिडाइजेशन 3 ही है, sp3 sp2 और sp। अलबत्ता sp3 की हमने मज़ीद 3 टाइप्स बना दिए हैं। ऐसा sp3 का मतलब है 4 ऑर्बिटल, ऐसा sp3 जिसके चारों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लें तो वो नॉर्मल वाला है, यानी टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर 109.5 एंगल।
अगर 4 में से 3 बॉन्ड बनाएं और एक लोन पेयर हो तो पायरामिडल स्ट्रक्चर था और एंगल में से 2.5 कम हो गया और 107 रह गया। अब आप कह रहे हैं 4 में से 2 बॉन्ड बनाएं और 2 लोन पेयर हो, यानी एक लोन पेयर और बढ़ गया, तो फिर आप क्या सोचेंगे? हम कहेंगे सर एंगल में 2.5 और कम कर दीजिए, अभी 107 था 104.5 हो जाएगा और शेप का नाम भी बदल जाएगा क्योंकि दर्ज बात है वो भी मुतासिर होगा। उस शेप को अब हम कहते हैं बैंड शेप, एंगुलर शेप या वी शेप। इसके 3 नाम हैं, तो वो बना के दिखाते हैं क्यों। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस all orbitals are involved in hybridization, therefore nature of hybridization sp3 बॉन्ड पेयर 2 हुए, लोन पेयर भी 2 हुए, तो शेप कहलाया बैंड शेप या एंगुलर या वी शेप, जिसकी शक्ल इंग्लिश के लेटर वी की तरह होती है और इसका एंगल 2 लोन पेयर्स की वजह से कम होकर 104.5 डिग्री हो गया। कुछ इस तरह से हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो ये एक हाइड्रोजन से लगा, ये दूसरे हाइड्रोजन से लगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 104.5 का है। अब वो जो 2 लोन पेयर हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके ऑर्बिटल हम नहीं दिखाते क्योंकि वो दिखा नहीं पाते, वो 3 डायमेंशनल हैं, तो शक्ल बन नहीं सकती, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे उन लोन पेयर्स को इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में दिखा सकते हैं। यहाँ एक बन गया और एक यहाँ बन गया। तो अब ये V किस तरह हुआ? ये थोड़ा उल्टा V है, अगर आप गौर फरमाएं तो ये ऐसे V बन रहा है, तो टेढ़ा V थोड़ा सा बन रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं V शेप। तो ये वी शेप है, बैंड शेप है, एंगुलर शेप है और इसमें जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s है, तो ये sp3s या ssp3 ओवरलैपिंग कहलाएगी। और सब की तरह इसमें भी अब लास्ट जुमला आप लिख देंगे कि 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन वाटर ड्यू टू sp3s ओवरलैपिंग। इस तरह आपने इन 5 केसेस में हमारे सिलेबस में मौजूद 5 शेप्स देख लिए। हाइब्रिडाइजेशन बेशक 3 है लेकिन टाइप्स 5 हैं, यूँ कह लें, या शेप्स 5 हैं। तो sp3 की 3 टाइप्स हैं और बाकी sp2 और sp का एक है। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ कवर हो गई हैं। तो हमने हर टाइप को एक तरह से देखा जाए तो इन 5 एग्जाम्पल्स में कवर किया। तो अब जो कुछ हमने पढ़ा है हमने 5 को एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपके सामने लिख कर दिखा कि इम्तिहान में आपने ऐसे ही लिखना है। सबका एक ही जैसा पैटर्न था, एक में याद कर लें तो बाकी सब में तो सिर्फ आपको केस टू केस जो वेरिएशन है वही देखनी है। तो एक टेबल हम यहाँ आखिर में बनाते हैं जिसमें इन 5 शेप्स में जो कुछ हमने कहा है उसको समराइज़ कर दें। तो आइए देखें वो टेबल क्या है जिसमें सारी बात की समरी मौजूद होगी। हियर वी हैव द फुल डिटेल जो उन तमाम एग्जाम्पल्स को जो भी हमने किए उनको भी कवर कर रही है और जो हमें बाकी 3 करनी है उनको भी। So the first case is when the hybridization is sp3 and all 4 sp3 hybridized orbital are engaged in bonding, then it is simple tetrahedral with angle 109.5। CH4 की एग्जाम्पल हमने कर ली मीथेन, ये C2H6 की एग्जाम्पल अब हम करेंगे ईथेन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 4 में से 3 बॉन्ड बनाएं, एक लोन पेयर हो तो पायरामिडल शेप 107 डिग्री एंगल, अमोनिया इसकी एग्जाम्पल थी, हम पढ़ चुके। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है, होती हैं ऐसी बात है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, एंगुलर बैंड और वी शेप, 104.5 डिग्री एंगल, वाटर इस एग्जाम्पल, ये भी अभी हमने सबसे आखिर में यही की है। जबकि नॉर्मल sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, प्लेनर ट्राइगोनल
120 डिग्री एंगल। BF3 बोरॉन फ्लोराइड की एग्जांपल हम कर चुके हैं। C2H4 ईथीन है, इसकी एग्जांपल हम करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन 2 लोन बॉन्ड पेयर्स लीनियर शेप 180 एंगल। VeCl2 बेरिलियम क्लोराइड कर चुके हैं हम। C2H2 ईथाइन अब हम करेंगे। इसका मतलब है हमने पाँचों टाइप की एक एक एग्जाम्पल कर ली है और अब sp3 sp2 और sp की ये 3 एग्जाम्पल हमें करनी है जो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। इस तरह ये टोटल 8 स्ट्रक्चर हो जाएंगे जो हमें एक्सप्लेन करने थे। थैंक यू।